नमस्कार। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। विचित्र रूप से कहना पड़ रहा है कि आजकल जो एक नाम बहुत ही चर्चा में है सीबीआई के बाद, पहले होता था सीबीआई, वो है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय। इसका एक कारण है कि इन दिनों आप जब देखेंगे तो बड़े बड़े राजनेताओं, कारोबारियों और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उसमें जो सत्ता में मौजूद हैं उन लोगों के बीच में भी यह एक नाम ईडी एक खौफ का विषय बन गया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बिल्कुल राजकोषीय कानूनों को लागू करने के लिए गठित यह इकाई आखिर इतनी चर्चा में क्यों आई। जवाब बहुत सरल है। आरोप ये लग रहे हैं कि अब सीबीआई से ज़्यादा इस्तेमाल ईडी का किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए, अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए, या फिर वैसे लोग जो भविष्य में उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकते हैं उन पर अंकुश कसने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए ईडी चर्चा के विषय बना हुआ है। जो उद्देश्य था यह बनाने के लिए उससे बिल्कुल हट करके इसका एक दुरुपयोग के रूप में जो इस्तेमाल है, इसलिए इन दिनों ईडी चारों तरफ चर्चा के विषय है। यह दुखद है। कोई देश में जब इस तरह की कोई व्यवस्था होती है, जब कोई कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है या कोई संस्था का निर्माण होता है, तो उद्देश्य तो बिल्कुल पवित्र होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन होता है उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। और विशेषकर जब राजनीतिक दुरुपयोग की बात आती है तो यह कुख्यात संस्था के रूप में परिवर्तित होता है। बहुत ही पीड़ा के साथ आज इस टिप्पणी के लिए बाध्य हूँ कि आज के दिन ईडी का दुरुपयोग, जो आरोप है, आज के दिन ईडी का दुरुपयोग सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है अपने विरोधियों के खिलाफ। पहले आपको याद होगा आर्थिक मामलों के दो बड़े अपराधी नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, विदेश भागे, विदेश में कर आरोप लगे थे कि सरकारी संरक्षण को प्राप्त था, वो चले गए और जाने के बाद उन पर कार्रवाई हो रही है, वो अपना विषय। हाल के दिनों में जो आए हैं, जो महाराष्ट्र के अपने प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का मामला, उन पर भी ईडी का शिकंजा कसा। वर्तमान परिवहन मंत्री अनिल परब, उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी एक दो दिन पूर्व ही उनके जो सगे लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी भी हुई। ईडी ने अनिल परब को बुलाया भी है। और इस तरह ये जो बातें अभी जो पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ भी इस तरह से कार्रवाई की जाए, तो यह ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र प्रदेश में भी इसकी गतिविधियों को लेकर आलोचना का एक दौर शुरू हो गया है। जाहिर है चूँकि मामला पक्ष विपक्ष का जब बनता है तो दोनों तरह की बातें होती हैं, लेकिन यह बहुत ही दुखद है। सरकारी एजेंसियों का अपने हक में बेजा इस्तेमाल, मैं बता दूं, बेजा इस्तेमाल हर तरह से, हर दृष्टि से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि बहुत ही एक अच्छे उद्देश्य के साथ प्रवर्तन निदेशालय का गठन हुआ था। इसमें अधिकारी कौन आते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, इंडियन पुलिस सर्विस के, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, वहाँ से अधिकारी लिए जाते हैं जो यहाँ कार्यरत रहते हैं। और इसमें फेमा हो, पीएमएलए हो, फेरा हो, इनसे संबंधित जो मामले चलते हैं उनकी देखभाल, उनकी जांच करना इनका काम है। लेकिन अब यह बिल्कुल हट गया है। अब ये आ गया मनी लॉन्ड्रिंग के, मेन मुख्य मुद्दा आजकल आता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और यह विदेशी मुद्रा संशोधन अधिनियम। ये दो मुख्य काम इसके थे। मनी लॉन्ड्रिंग में एक ऐसा ये आरोप होता है जिसमें आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर भी इस मामला बना
मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी ने जांच किया। तो सब में जब राजनीतिक इसमें जब इन्वॉल्व होते हैं, जब कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होता है, तो मामला जो है तुल पकड़ता है और उसको एक राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। इससे सत्ता पक्ष को विशेष करके बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व इकाई के रूप में काम करने वाला यह प्रवर्तन निदेशालय अगर ईमानदारी से काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसों का जो हेरा फेरी करते हैं लोग, जो गड़बड़ी करते हैं, धन शोधन का मामला करते हैं, है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें दो मत नहीं है, सभी चाहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो। मैंने कहा हाल के दिनों में जो राजनेताओं के खिलाफ ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की है या कर रही है, उसे लेकर के यह एक संदेश चला गया है कि सत्ता पक्ष अब ईडी का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को उनकी औकात दिखाना चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कई मामले, बल्कि अगर इसको देखा जाए, जितने मामले दर्ज हुए अब तक, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू करने का मामला हो, अगर उसके आंकड़ों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि मामले तो बहुत दर्ज हुए, लेकिन अंततः जिनमें जो जितने मामले अदालत में टिक सके और जो सजा हुई, वैसे अगर देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो टिका क्या हुआ बहुत कम। फैसले हुए, जैसे बताया था कि जब 15 मामले में फैसले हुए तो उसमें 13 मामले 15 मामले जो अंत में गए थे, 13 मामलों में दोषी करार हुए। तो वैसे कहा जाता है 90% से अधिक इनके पक्ष में गया, वो ठीक है। लेकिन अगर उस संख्या को देखें, जितने मामले बनाए गए, उस बीच में वो मामले समाप्त हो गए। अदालत में आते आते जो मैंने कहा कि 15 की संख्या लगे। इससे लगता है कि सचमुच इसका एक दुरुपयोग है। अभी जैसे महाराष्ट्र की चर्चा की, पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में कई लोगों को ईडी के नोटिस मिले, तो अब कहा ना कि एक ईडी के नाम से एक दहशत पैदा हो जाता है ना, जो नहीं होना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से एक राजकीय आर्थिक रूप से घाटे, बेईमानी, गड़बड़ी, घपले की जांच के लिए गठित इस निदेशालय को एक बिल्कुल स्वतंत्र अधिकार देकर के इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्थिक गड़बड़ियां अपने देश में हर जगह होती है, अपने देश में ज़्यादा इसमें। उसके लिए अगर इस पर अलग से एक बहस हो सकती है कि जो हमारा जो वर्तमान जो कानून है, जिस तरह से इनकम टैक्स के कानून हो या अन्य जो कानून हो, वो इस तरह इतने जटिल हैं कि बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, निजी संस्थाएं हैं, उन लोगों को बचाव के लिए एक अलग से कुछ लोगों को नियुक्ति करनी पड़ती है। वो इसी में अपना दिमाग खपाते हैं कि किस तरह से अपने को बचाया जा सके। यहीं पर गड़बड़ी होती है। तकनीकी गड़बड़ियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उन सबों को देखने के लिए, निगरानी के लिए ईडी का गठन किया गया था। लेकिन जैसा मैंने उदाहरण दिया कि हाल के दिनों में जो राजनेताओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, ऐसा नहीं है कि राजनेता राजस्व घोटाले में शामिल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति 5 साल पहले की थी, आज क्या है, उनकी जांच करो। लेकिन यह संदेश जन साधारण के पास नहीं जाना चाहिए कि राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता पक्ष इसका इस्तेमाल कर रहा है, अर्थात दुरुपयोग कर रहा है। यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध यही रहेगा कि जिस उद्देश्य के साथ प्रवर्तन निदेशालय का गठन हुआ था, उसकी पवित्रता को कायम रखते हुए सत्ता पक्ष इन्हें आज़ादी दे, इनके क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। अन्यथा जिस तरह से आज सीबीआई जिस तरह से एक बदनाम संगठन के रूप में सामने आ गया है, यह दुर्भाग्यजनक है। एक समय था जब पक्ष विपक्ष दोनों को इसी विवाद में कहा करते, अच्छा सीबीआई जांच करा दूं, इतना विश्वसनीय उसको माना जाता था। और आज अगर किसी को सीबीआई की नोटिस मिलती है, सीबीआई जांच होती है, तो तुरंत उसमें दुर्भावना शब्द जड़ दिया जाता है कि यह दुर्भावनावश, विशेष रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में दुर्भावनावश ऐसी कार्रवाई की जाती है। यह ईडी के साथ अब होने लगा है।
ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे है तो सारी संस्थाएं हमारी अगर संदिग्ध बन जाएगी जनता की नज़रों में, आम जनता की नज़रों में, तो फिर तय मानिए कि जिस उद्देश्य के साथ ऐसी संस्थाओं, ईडी जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है और यह भी एक टूल बन करके रह जाएगा सत्ता के हाथों में। वो उनका दुरुपयोग करते रहेंगे और आम जनता को कभी भी वह राहत नहीं मिलेगी जिसको ध्यान में रख करके ऐसी संस्थाओं का गठन किया जाता है। इसलिए हर पक्ष, विशेषकर सत्ता पक्ष को चाहिए कि ऐसी जो संस्थाएं हैं ना, उनमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, उनको आप छोड़ दीजिए, वो अपना काम करेंगे ना, तब जा करके वो परिणाम दे पाएंगे और जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जिस अपेक्षा के साथ उसका गठन हुआ था, जो जिम्मेदारी वो पूरा कर पाएंगे। जो राजस्व मामले में जो हेराफेरी करने वाले लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, जनता उनका साथ देगी, जनता खुश होगी। लेकिन इसके राजनीतिक दुरुपयोग से बचना हर के हित में है, देश के हित में तो है ही। और हाँ, महाराष्ट्र के राजनेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जब बात चली तो एक और महत्वपूर्ण नाम, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विश्वस्त सांसद संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी पिछले दिनों ईडी की नोटिस मिली है। ये सब ऐसी घटनाएं, ऐसे दृष्टांत हैं जिससे इस आरोप की पुष्टि होती है कि कहीं न कहीं केंद्रीय सत्ता अपने विरोधियों, अपने आलोचकों को सबक सिखाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। वर्षा राउत को नोटिस पर इसलिए लोगों का ध्यान जाता है कि सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जब सरकार का गठन हुआ तो करीब 3 दशक पुराने गठबंधन, शिवसेना भाजपा का गठबंधन, उससे शिवसेना ने खुद को अलग करते हुए नए मित्र कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे स्वयं मातोश्री से बाहर आकर के मुख्यमंत्री बने। यह बात भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं पा रही है। सभी, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि महाराष्ट्र का जो महत्व है पूरे देश में, खासकर आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि बंबई को वो देश की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचान मिली हुई है, उस पर सभी को कब्जा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का साथ मिलकर के वहाँ पर सत्ता में रही भी हुई है यहाँ पर। और इस बार जब सबको ऐसी आवश्यकता थी कि बम्बई पर कब्जा रहे, महाराष्ट्र पर कब्जा रहे, उद्धव ठाकरे ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कर दिया और नए मित्रों का सरकार बना लिया। उनके सबसे विश्वस्त उद्धव ठाकरे के माने जाते हैं संजय राउत। उनकी पत्नी वर्षा राउत को जब ईडी की नोटिस मिली तब यह आरोप और गंभीर हो गया कि सचमुच केंद्रीय सत्ता ईडी का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, राजनीतिक दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए, उनको रास्ते पर लाने के लिए। वर्षा राउत को नोटिस मिलने के बाद ही महाराष्ट्र में ईडी को लेकर चर्चा और भी व्यापक हो गई। उन पर आरोप फिर दोहराए जाने लगे कि देखिए, यह अब केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से शिवसेना को भी प्रताड़ित करने के लिए उसने ईडी का इस्तेमाल किया है। संजय राउत सभी जानते हैं, उद्धव ठाकरे के कॉन्शस कीपर के रूप में हैं, उनके विश्वस्त हैं। उनकी पत्नी को नोटिस मिलने के बाद अब तो ऐसी आशंका व्यक्त किया जा रही है कि कहीं कोई आंदोलन मुंबई की सड़कों पर न छिड़ जाए ईडी के खिलाफ भी। केंद्रीय सत्ता को इन सब के प्रति सतर्क रहना चाहिए। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ, और इसके लिए आवश्यक है कि ईडी जैसी संस्था को वो बिल्कुल स्वतंत्र काम करने दे, कोई हस्तक्षेप न करे। अगर उनकी तरफ से आता है कि हमारा हस्तक्षेप नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कि कहावत पुराने है कि न्याय तो हो लेकिन वो होता हुआ दिखे भी।
ईडी के मामले में जो ताज़ा कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यह दुर्भाग्यजनक है।